जितने न्यूज चैनल है वो सब के सब आपको ये बताते हैं आप किस मुल्क में पैदा हुए हैं, कितने बदनसीब हैं, डिग्री लेके जाते हैं नौकरी नहीं, लड़की मानने को तैयार नहीं। ये तमाम चीजें आपके जहन में मनफी अकीदा बनता है। अगर हमारा कुरान पे अकीदा है, रसूल पे अकीदा है, तो फिर हमारा ये हाल बुरा क्यों है? क्योंकि अकीदा तब्दील होगा तो हकीकत तब्दील होगी। जो कुछ आप अपने जहन में सोचते हैं असल में आप वही है। एक बात मैं आपको बता दूं, शायद बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको सपोर्ट करने वाला इंसानों में कोई ना हो, खुदा के अलावा इंसानों में कोई ना हो। कई लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहां माँ बाप नेगेटिव होते हैं या माँ बाप के झगड़े होते हैं। उनको जो माहौल चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए, मुस्बत सोच का, सोच की तब्दीली का, वो ना घर से मिलता है। फिर शाम के 7 बजे के बाद अगर आप टीवी खोलते हैं, जितने न्यूज चैनल हैं वो सब के सब आपको ये बताते हैं कि आप कितने बदनसीब हैं, आप किस मुल्क में पैदा हुए हैं, आने वाले दिन कल क्या हो जाएगा, मुल्क रहेगा कि नहीं, ये सारे न्यूज चैनल आपको ये बता रहे होते हैं। फिर आप बाजार जाते हैं, महंगाई, डिग्री लेके जाते हैं नौकरी नहीं, लड़की मानने को तैयार नहीं क्योंकि माँ बाप चाहते हैं लड़का बहुत अच्छा कमाता हो। तो अब आपको लगता है कि आप कितने बदनसीब हैं कि आपके पास ना अच्छी नौकरी है, ना माहौल के अंदर सुकून है, चीजें सस्ती नहीं है, और इस मुल्क के अंदर डिग्री लेके जाओ तो नौकरी नहीं है ना। ये तमाम चीजें आपके जहन में एक मनफी सोच डालती है और एक मनफी अकीदा बनता है आपका। और मनफी अकीदा ये बनता है कि बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है, यूजलेस है, कुछ भी फायदा नहीं है, मैं कुछ भी कर लूं। तो अब आप अपने बका के लिए, सर्वाइवल के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। चोरी, डकैती, गन पॉइंट पे स्नैचिंग, बेईमानी, दूध में पानी मिलाना, माल गलत करके बेचना, इम्तिहान नकल करके पास करना, क्योंकि डिग्री की वैल्यू नहीं है तो आप ये काम इसलिए करते हैं। हमने सिर्फ आपको एक बात बतानी है, वो ये बतानी है कि जो कुछ आप अपने जहन में सोचते हैं असल में आप वही है, आप वही है, उससे ज्यादा नहीं है। अब एक तरफ पहला जो एक भाई ने उठा के यंग बच्चे ने एक बात की थी, जब मैंने पूछा था कि आप कौन, किस पे आपका यकीन है, तो आपने कहा था कुरान पे, और पूरी तफसील बताई थी। उनसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि हम सब यहां बैठे हैं, अगर हमारा कुरान पे अकीदा है, रसूल पे अकीदा है, फरिश्तों पे अकीदा है, आखिरत पे अकीदा है, जजा और सजा पे अकीदा है, तमाम अनबियाए कराम जो आए तशरीफ लाए उन पे अकीदा है, तमाम फरिश्तों पे अकीदा है, तो फिर हमारा ये हाल बुरा क्यों है? गुड, वेरी, आपने जवाब दे दिया जी, बिल्कुल। और कोताही कहां से आई? यहां से। तो हमने अपनी अकीदे में तरमीम कर दी। हम इतने होशियार हैं कि जब देखते हैं कि वो सामने वाला रिश्वत लेता है, अच्छा रिश्वत तो हराम है, तो अब मैंने, थैंक यू बेटा, बैठ जाओ, तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा हराम तो है, अब ये तो अकीदा है कि रिश्वत हराम है, अब लेनी कैसे है उससे? तो मैंने कहा अल्लाह गफूर रहीम है, माफ कर देगा, ले लो रिश्वत। तो हमने क्या किया, एक दूसरे अकीदे को, जो कि अल्लाह गफूर रहीम अकीदा है, सच है, हक है, उस अकीदे को हमने इस्तेमाल किया गलत अंदाज में अपने पुराने अकीदे के अंदर तरमीम करने के लिए कि जायज है, क्योंकि मेरी बका का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तो मेरे लिए जायज है। ये दीन इस्लाम जो है, ऐसा मजहब कोई दुनिया में दीन नहीं है, बड़ा कमाल का दीन है। ये वो दीन है, वो कहता है आपसे ये हलाल है, ये हराम है, ये हलाल है, ये हराम है, बड़ा साफ। ज्यादातर चीजें हलाल है, बहुत कम चीजें हराम है, और वो हराम ता हयात है, कभी तरमीम नहीं होगी, उस क़यामत तक हराम हराम है, हलाल हलाल है, कभी चेंज नहीं होगा। मगर इंसान की जिंदगी अल्लाह के नजदीक इतनी मुकद्दस है कि उसने कहा कि अगर जिंदगी बचाने के लिए जरूरत हो तो वक्ती तौर पर हराम को हलाल कर दो, हराम को हलाल कर दो। तो अब हराम हलाल उस वक्त होता है, ये अकीदे में तरमीम उस वक्त होती है जब कोई बड़ा अकीदा उसके ऊपर हो। तो जब कोई बड़ा अकीदा आपके ऊपर होता है तो उस बड़े अकीदे की वजह से जो छोटे अकीदे आपके, उसके अंदर आप तब्दीली कर सकते हैं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیسک پرنسپل ہوتا ہے, اصول ہوتے ہیں, عقیدے ہوتے ہیں زندگی کے, اس پہ آپ کی زندگی گزرتی ہے. ان عقیدوں میں ترمیم نہیں ہو سکتی, مگر ان عقیدوں سے طاقت لی جا سکتی ہے آپ نے اپنے چھوٹے عقائد کو تبدیل کرنے کے لیے, کیونکہ عقیدہ تبدیل ہوگا تو حقیقت تبدیل ہوگی. ہم نے بہت سارے لوگوں کی ذہن میں تبدیلی یہ کی, ایک شخص ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے اور پیسے نہیں کما پاتا. پتا چلا, ہم ہپنوسس کرتے ہیں, پتا نہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں, عمل تنویم کہتے ہیں اردو میں, سو جاؤ سو جاؤ, ایسا ہوتا ہے نا جو. تو ہم نے ایسے لوگوں پہ جب کام کیا تو بڑی عجیب و غریب چیز آئی. ایک خاتون جس کا وزن بہت زیادہ تھا اور وہ کھانا بہت کھاتی تھی اور روکتی نہیں تھی, دن میں 6 دفعہ ملے تو 6 دفعہ کھا لے. اب وزن بڑھتا گیا, علاج کروائے, سارے کھانا کم کرو تو وزن کم ہوگا نا. جب ہم نے اس کو ہپنوٹائز کیا تو پتا چلا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کی والدہ اسے کہتی تھی, بیٹا تم جتنا کھاؤ گی زیادہ اتنا میں تمہیں پیار کروں گی. اب والدہ تو گئی, دنیا سے تو رخصت ہو گئی, ذہن میں تو موجود ہے نا والدہ. تو اب والدہ کی وہ بات کہ جب جب تم کھانا زیادہ کھاؤ گی میں تمہیں زیادہ پیار کروں گی, اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی ہوگی, اب جب اسے زندگی میں پیار چاہیے وہ کیا کرے گی, کھانا زیادہ کھائے گی. ایک شخص جو کما نہیں پاتا تھا, جب ہم نے اس کو معلوم کیا, اس کے ذہن میں گئے, اس کے تحت شعور میں گئے, تو پتا چلا کہ اس کو اس کے والد کہا کرتے تھے کہ بیٹا پیسہ ہر برائی کی جڑ ہے. اچھا بھائی, اگر پیسہ ہر برائی کی جڑ ہے تو اب پیسہ کماؤ گے کیسے؟ کبھی بھی نہیں کماؤ گے. ایک لڑکی تھی, اس کے عادت تھی کہ جب جاتی تھی پیسہ خرچ کرتی تھی, شاپنگ یہ وہ. خیر جی, ہمارے نفسیات کے پاس گئے, علاج نہیں ہوا ہمارے پاس, ہم نے ہپنوٹائز کیا, پیچھے لے گئے. بچپن کے اندر ایک جملہ اسے بار بار گھر میں بتایا جاتا, پیسہ ہاتھ کا میل ہے. یعنی پیسے کو نکالو اپنے ہاتھ میں سے, تو وہ خرچ کرتی رہتی اور قرضے میں چلی گئی. اب یہ جو عقائد ہیں ہمارے ذہن میں, یہ ذہن کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں تحت شعور. تحت شعور کا مطلب ہے شعور, اس وقت ہمارا شعور ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں باتیں. اس کے نیچے ایک تہخانہ ہوتا ہے. جس طرح سب مرین تو آپ نے دیکھی ہوگی نا ٹی وی پہ بھی, کبھی فلموں میں. سب مرین کا مطلب ہے, سب کا مطلب ہے نیچے, مرین کا مطلب ہے پانی. جو پانی کے نیچے ہو یا پانی کے انڈر میں, اسے سب مرین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہمارے ذہن کا جو اصل حصہ ہے, جہاں یہ تمام عقائد موجود ہیں جو یا تو ہمیں زندگی میں کامیاب کرتے ہیں یا ناکام کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے تحت شعور میں موجود ہیں, اور تحت شعور میں آپ جا نہیں سکتے. میں چاہتا ہوں کچھ کام کر کے جاؤں یہاں پہ, ایک پریکٹیکلی ٹیکنیک کر کے جاؤں کہ جس میں اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے کچھ عقائد غلط ہیں, مثلا میں غریب ہوں, میں کامیاب نہیں ہوں, میرے ماں باپ امیر نہیں, جو بھی, فرینکلی میں پوچھوں گا نہیں, اپنے ذہن میں سوچ لے کوئی عقیدے جو غلط ہیں آپ کے, اس کو میں آج چینج کر دوں گا 10 منٹ میں. چاہتے ہیں یہ آپ؟ یو وانٹ دیٹ؟ اچھا, ایک عقیدہ سوچ لیں جو آپ نے آج چینج کرنا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دے دوں بہت سارے. میں یہ کام نہیں کر سکتا, میرے میں قوت ارادی نہیں ہے, میرے میں کانفیڈنس کی کمی ہے, میں خوبصورت نہیں ہوں. کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے خیال میں آپ کو چینج کرنی ہے. جی ویری گڈ, ایکسلنٹ, بہت اچھی بات. ویسے کہ اردو کی کتاب جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی, آنکھیں بند ہونے لگتی اور چونٹیاں کی طرح وہ حروف نظر آتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, ان کا پرابلم ہے اردو سے. بچپن میں کوئی ٹیچر تھا اردو کا جو سخت تھا, یا جس نے بدتمیزی کی ہو کلاس میں, کبھی آپ کو ڈانٹا؟ اردو کا کوئی ٹیچر یاد کرو, 2ری کلاس, 3ری کلاس میں, 1لی کلاس میں, 4تھی کلاس میں. یہ اب یہ امپرنٹ, اس کو کہتے ہیں پرنٹ. تھینک یو بیٹا, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھی بات بھی. اگر کسی استاد نے, میں آپ کو اپنی مثال دوں, میں اور میرا بھائی ڈاکٹر عزیز میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں سب سے بڑا ہوں, تو ہم دونوں کی رائٹنگ بہت ہی بری تھی. میں آج بھی لکھوں نا تو کچھ دیر کے بعد مجھے خود نہیں پڑھا جاتا کہ میں نے کیا لکھا ہے. اور عزیز ڈاکٹر بنا, اس کی رائٹنگ بھی ڈاکٹر والی. تو ہمارے ابو نے 2 ٹیچرز رکھی تھی. وہ ٹیچرز بہت ہی خوبصورت تھی, جو ہمیں پڑھانے آتی تھی. ہم سے بڑی تھی عمر میں, ہم اس وقت 10-12 سال کے تھے. ٹیچرز کو جنون کی حد تک شوق تھا ہینڈ رائٹنگ کا,
खूबसूरत, अब्बू ने कहा था इन दोनों की हैंड राइटिंग अच्छी चाहिए। अब वो करती क्या थी, जहां हैंड राइटिंग गलत हो ना तो वो पेंसिल लेती, हमारी उंगलियों के दरमियान रखती और जोर से दबाती। आय हाय हाय हाय, वो दर्द होता था। उसकी वजह से हैंड राइटिंग ठीक होने की बजाय बिगड़ गई। क्यों? तकलीफ जो मिलती थी उंगलियों में वो शामिल हो गई हैंड राइटिंग के साथ। तो अब हैंड राइटिंग जब भी हम लिखते हैं लाशऊरी तौर पर तकलीफ होती है, इसलिए हम लिखते इस तरह है कि हमें खुद समझ में नहीं है, जान छुड़ाने के लिए लिखता हूं। मेरी कभी हैंड राइटिंग देखे आप हैरान हो जाएंगे। एक आदमी मेरे ऑफिस में है जिसको सिर्फ मेरी हैंड राइटिंग समझ में आती है, वरना समझ में नहीं आती। क्यों? पसे पर्दा जहन में, तहते शऊर में वो तकलीफ है। तो वो तकलीफ हैंड राइटिंग हमेशा अच्छी नहीं होने देगी। अब मुझे खैर जरूरत ही नहीं, मैं बोलता ज्यादा हूं, लिखता कम हूं, तो काम आवाज अच्छी है। तो भैया एक बहुत अच्छी बात है। और कोई अकीदा जल्दी से बताएं, शुरू करते जी बेट, मुश्किल लगती है। अच्छा, एक जल्दी से एक तरीका बता दूं, जब मैथ्स पढ़ने बैठे तो बैकग्राउंड में, यानी बैकग्राउंड का मतलब है हल्की आवाज में, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, साज, सितार हो, उसको चलाएं और वो बैकग्राउंड में चलता रहे, मैथ्स पढ़े, आपकी मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी। वाह, ख्वाब तो अच्छा है ना, अल्लाह करे इतना आए कि लगाओ खत्म ही ना हो। डेली एक ही ख्वाब आता, इसका मतलब है हुसूल दौलत की ख्वाहिश है आपको, दौलत की तमन्ना है आपको। जी वेरी गुड अकीदा। अगर मैंने अपना काम किसी को बताया तो वो काम ही नहीं होगा। गुड, नेक्स्ट, वेरी गुड। जी जी, बड़े ज़हीन लोग हैं भाई जी, जबरदस्त अकीदे को समझ गई है। शोर शराबे से खौफ आता है, जैसे शादी में ढोल बजता है, यहाँ ठीक है, म्यूजिक बजता है, ठीक है। सन्नाटा चाहिए हर जगह। आपको सन्नाटा चाहिए, सिर्फ एक जगह मिलेगा, कब्रिस्तान में। वैल्यू देता है तो मुझे रोना आ जाता है। जब कोई आपको सिंसियर होकर वैल्यू देता है, यानी आपकी कदर करता है नेक नियति के साथ, तो आपको रोना आ जाता है। इसके पीछे कोई कहानी होगी डेफिनेटली। वेरी गुड। मैं जब भी स्टडी करता हूँ तो बुक से मुझे रेफरेंस लेना होता है, या कुछ भी बुक से स्टडी करता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता। जबकि मैं ग्रुप स्टडी करता हूँ, ग्रुप स्टडी में या कोई मुझे बात ऐसी बता देता है वो मुझे लाइफ टाइम याद रह जाती है। जिस तरह से पेपर्स में देके पूरी रात भी पढ़ के हम, या पूरा महीना भी पढ़ के पीछे हम करते हैं, तो सुबह को मैं भूल जाता हूं। दिस इज द लर्निंग स्टाइल। बेसिकली आप ऑडिटरी लर्नर है और आप विजुअली लर्न नहीं कर सकते। जी, बट एनीवे विल। जी, मेरा थोड़ी थोड़ी बातों से दिल दुख जाता है और रोना आ जाता है। थोड़ी थोड़ी बातों से। इश्क किया है अभी तक? हाँ, किया है। वहीं से बीमारी आई है क्या? हो सकता है। हो सकता है। जी बेटा। सर, मैं किसी को अगर तकलीफ में या किसी जख्मी हालत में देखूं तो मैं गिर जाता हूँ, पसीना आ जाता है, अच्छा, ठीक बेहोशी है, की हालत में हो जाता हूँ। ठीक है, ओके, गुड। ये अच्छी बात है, मगर कंट्रोल होना चाहिए। आसाब वीक है आपके। गुस्सा अच्छा, बहुत आखिरी आता है बेटा। सर। गुस्सा बहुत आता है। और खान साहब हो, ओए हाय। चलो बेटा, आखिरी, फिर हम सलाम स्टार्ट करें। वालेकुम सलाम। सर, जब मैं कुछ चीज याद करता हूँ या कुछ समझता हूँ, उस टाइम पे तो समझ लेता हूँ, बाद में मुझे ऐसा लगता है कि भूल जाता हूँ। हे। याद दिलाने पे याद कितनी आती है दफा तो कहते भूल हो कि मैं भूल जाता हूँ? हमेशा काफी अरसे से कह रहे हो ना भूल जाता हूँ। जी। तो भूलोगे नहीं तो क्या होगा? बार बार कह रहे हो तो वो हकीकत बन रही है, अकीदा बन गया। तो हर दफा कहोगे आई फॉरगेट तो वो भूल जाएंगे। डॉक्टर मुइस हमारे साथ आप आए, इतना हमें अपने शर्फ दिया, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, ताकि यहाँ से एक निशानी लेके जाइएगा। वकार, तोहफा आ जाओ बेटा जी। अच्छा आप भी आ जाएं, आप ये दे रहे हैं, आप पहना दें। ओ चलो, अब आप दोनों तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, ये भी